Hi, my dear friends. So, I am Alimuddin Sheikh through Qadri coaching classes. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अभी अब तक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 1 मैंने बताया। क्या बताया? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 बताया आपको, जिसमें मैंने आपको जो है 8 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस दिया। 8 प्रकार के एविडेंसेस दिया हमने आपको, 8 प्रकार के प्रमाण दिया हमने आपको। हमारा साइंस अपने इस 8 प्रकार के किन प्रकार जो है प्रकारों के द्वारा सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि हमारे साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हमारे विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि हमारे पास उसके प्रमाण है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एविडेंस हमारे पास नहीं होगा, अगर प्रमाण हमारे पास नहीं होगा, तो हम किसी भी प्रकार से यह कह नहीं सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विकास की थियरी को पूर्णतः एक्सप्लेन कर सके। विकास की थियरी को विकास की थियरी जो हजारों हजार साल तक चलती रहती है। अब भी ह्यूमन बीइंग्स में विकास का इतिहास चल रहा है। अब भी ह्यूमन बीइंग्स में विकास का इतिहास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दिया आपको एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, समजात और समृद्धि अंगों से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, संयोजी कड़ियों से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंगों से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, आनुवंशिकता से विकास के प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जैविकी से विकास के प्रमाण। इसके बाद है एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके अपने इसके पहले के जो है पार्ट 1 में मैंने बता दिया है आपको। मैंने पार्ट 1 दिया है, पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको पार्ट 2 के विषय में बताने चल रहे हैं, और जो कि 101% कॉम्पिटेटिव है। 101% कॉम्पिटेटिव है। टाइम तो शॉर्ट लेंगे हम, छोटा सा समय लेंगे हम, परंतु एक्सप्लेनेशन आपका बहुत बढ़िया देंगे, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वह सिर्फ और सिर्फ आज एक टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं कि एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल साइंस। यू नो व्हाट इज दिस? फॉसिल साइंस। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं फिर अपने फॉसिल साइंस की तरफ। तो यहां पर हम आपको अपने फॉसिल साइंस पर दिखाते हैं, जीवाश्म विज्ञान पर दिखाते हैं कि जीवाश्म विज्ञान ने किस तरह से एविडेंस अपना जो है अपना एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। ध्यान रहे, अगर ये जीवाश्म न होते तो हम और आप आज अपने इतिहास को न जान रहे होते। यदि ये जीवाश्म न रहा होता तो हम और आप आज अपने इतिहास को न जान रहे होते। क्यों? क्योंकि जीवाश्म बनने की प्रक्रिया एक नहीं कई हजार सालों पूर्व बनते हैं। जो जीव पृथ्वी पर हजारों साल पहले पाए जाते रहे, परंतु वे जीव अब पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को उनके अवशेष जो पृथ्वी पर मिल रहे हैं, चट्टानों के नीचे दबे मिल रहे हैं, बर्फ के नीचे दबे मिल रहे हैं, जो इस तरह से उनकी अस्थियों के अवशेषों को, उनके वाई स्केलेटल के अवशेषों को, एक्सटर्नल जो स्केलेटल उनका बना हुआ है उसके अवशेषों को, इस तरह से इन्हीं का अध्ययन अगर हम करते हैं तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे पूछता है कि जीवाश्म विज्ञान क्या है,
जीवाश्म विज्ञान क्या है, तो आप बताएंगे कि आज के हजारों लाखों साल पहले जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते रहे परंतु अब वे नहीं पाए जाते हैं, उनके अध्ययन के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्लियर? आइए इसका जो है डिस्कशन कर लिया जाए। इसका डिस्कशन कर रहे हैं पैलियोंटोलॉजी। आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। टॉपिक मैंने दिया है एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान से विकास के प्रमाण, या इसको ऐसे बोलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल साइंस। क्लियर? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल साइंस। फॉसिल साइंस, फॉसिल मतलब जीवाश्म, साइंस माने विज्ञान। अब इसे जो फॉसिल बना है वह शब्द लिया गया है पैलियोंटोलॉजी से। ध्यान दीजिएगा, यह पैलियोंटोलॉजी को हम तोड़ दे रहे हैं। पहला है पैलियोस। पैलियोस मीन्स होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। ओंटा मौजूद, मतलब प्राचीन समय के मौजूद उपस्थित। क्या? लॉगस विज्ञान। विज्ञान में प्राचीन समय के मौजूद जीवों का अध्ययन। समझ आया? विज्ञान में प्राचीन समय के मौजूद या उपस्थित जीवों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारी समझ में आ रहा है, आपकी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोंटोलॉजी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने कहा कि अब हम जीवाश्म विज्ञान से विकास के प्रमाण की व्याख्या करेंगे। तो ये तो मैंने दिया आपको। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं, जरा इसको देखा जाए। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं जी? जो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इसका मतलब होता है कि जीवाश्म के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला जो प्रकार दिया गया जिसको कहा गया संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म। संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म। संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म, टोटल प्रिजर्वेटिव फॉसिल। टोटल प्रिजर्वेटिव फॉसिल, टोटल प्रिजर्वेटिव फॉसिल, संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म, या इसको कहते हैं ओरिएंटल ऑर्गेनिज्म प्रोसीजेंस। संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म। संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म ये क्या होते हैं? ये उस प्रकार के जीवाश्म हैं, ये उस प्रकार के जीवाश्म हैं जैसे जो जीव आज के हजारों लाखों साल पहले जो है बर्फ में जम गए, बर्फ के नीचे जम गए। बर्फ में के अंदर है जो बर्फ है, उसी बर्फ के नीचे ये जम जा रहे हैं, बर्फ के नीचे जम जा रहे हैं, बर्फ के नीचे जम जा रहे हैं, और ज्यों के त्यों सुरक्षित पाए गए, क्योंकि बर्फ के अंदर जीव सड़ेगा नहीं। उसके अंदर डेड एंड डिकेड होने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर माइनस में जा रहा है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन आएगा, सिकुड़न आएगा, सड़ेगा नहीं, वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। जिस तरह से जीव दबा हुआ है उसी तरह से वो पड़ा रहेगा हजारों लाखों सालों तक। अगर उसको निकाला जाए तो जीव कंस्ट्रक्टेड होकर के सिकुड़ कर उसी तरह से उसमें ऐसे आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस में इस तरह से ऐसे आपको मिलेगा। इस तरह से हमने कहा कि ये जो होता है ये पूर्ण परिरक्षित जीवाश्म होता है। ढेर सारे जीव हैं जो हमारे अवशेष के रूप में पूर्ण परिरक्षित जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। इसमें अधिकांश रूप से स्तनधारी हैं। क्या है? अधिकांश रूप से स्तनधारी जीव हैं जो पूर्ण परिरक्षित जीवाश्म के रूप में आते हैं। और दूसरा हम आपको बता रहे, ये पूर्ण परिरक्षित जीवाश्म जो होते हैं ये सदैव अपरिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? अपरिवर्तित। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित। इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। आइए दूसरा देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है साँचा जीवाश्म। ध्यान दें, साँचा जीवाश्म। साँचा जीवाश्म, साँचा जीवाश्म, जरा इस पर ध्यान दें। साँचा जीवाश्म क्या होता है? साँचा जीवाश्म को हम कहते हैं मोल्ड फॉसिल। साँचा जीवाश्म
अब देखते हैं सांचा जीवाश्म हमारा क्या बताता है, बोल्ड फॉसिल क्या बताता है कि इस प्रकार का जीवाश्म, जैसे आप लोगों ने काठ को देखा हो, काष्ठ को देखा होगा, मैं काष्ठ की बात कर रहा हूं, जो काठ लकड़ी ढांचा। आलू समझ, मैं आलू को एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल आलू पर उल्टा आप राम लिख दीजिए, उल्टे अक्षर में राम लिख दीजिए और उस पर ऐसे इंक लगा करके कहीं ठप्पा मार दीजिए, तो आपको सीधा राम दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। ऐसे सांचा जीवाश्म अर्थात जो जीव पृथ्वी के नीचे दबे, उनके चिन्ह, उनके सांचे, उनकी अस्थियों के सांचे वो उसी पर चट्टानों पर अंकित पाए गए, चट्टानों पर अंकित पाए गए, जिसको हमने कहा कि सांचा जीव, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है, ये सांचा जीवाश्म के रूप में मिला हमको। इनको हमने कहा कि सांचा जीवाश्म है। स्केलेटन के जो भी जीवाश्म मिलते हैं, स्केलेटन के अस्थियों के जो भी जीवाश्म मिलते हैं, सांचा जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा देखते हैं हम आपको, इसको कहा है ठप्पा जीवाश्म। ये सांचा जीवाश्म रहा, अब ठप्पा जीवाश्म देखते हैं हम आपको। ठप्पा जीवाश्म, ठप्पा जीवाश्म, ध्यान देंगे ठप्पा जीवाश्म। इस ठप्पे जीवाश्म को हम नाम दे देते हैं, ठप्पे जीवाश्म को नाम देते हैं प्रिंट फॉसिल। क्या नाम देते हैं? प्रिंट फॉसिल। प्रिंट फॉसिल, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। प्रिंट फॉसिल होते क्या है? प्रिंट का मतलब तो समझ ही रहे हैं, एक विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित हो जाने। जैसे सारे बॉडी के चिन्ह नहीं अंकित होते, लेकिन इस प्रकार के जीवाश्म में, ठप्पा जीवाश्म में, सांचा जीवाश्म, प्रिंट फॉसिल में छोटी छोटी हड्डियों के भी अवशेष, छोटी छोटी हड्डियां जो माइन्यूट बोन्स हैं, ये माइन्यूट बोन्स भी उसके ऊपर, जैसे गीली मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी के ऊपर आप किसी जीव को ऐसे ऐसे इसके ऊपर रख करके ऐसी मिट्टी को उठा लीजिए, उसके ऊपर एकदम सांचे दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? एक्यूरेट आपको दिखाई देंगे। तो चाहे इसके ऊपर फिंगर ले लिया, अंगूठा को ले लिया, किसको, थंब को लीजिए और मिट्टी के ऊपर ऐसे गीली मिट्टी को रख करके, अंगूठे को रख करके धीरे से उठा लीजिए, आपके जो है फिंगर के जो प्रिंट्स हैं, जो फिंगर में जो रेसे हैं दिखाई दे रहे हैं, ये भी उस पर अंकित आपको दिखाई देंगे, ये भी उस पर अंकित आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का जीवाश्म जिसमें आप देख रहे हो, जिसमें आप समझ रहे हो, जिसमें आप जान रहे हो कि यह एक एक माइन्यूट रेसेस को भी, माइन्यूट जो है उनके धारियों को भी ये शो कर दे रहा है, उस प्रकार के जीवाश्म को कहा जाता है प्रिंटेड जीवाश्म या प्रिंटेड फॉसिल या प्रिंट फॉसिल बोला जाता है। प्रिंट फॉसिल ये भी जो है बहुत ही ज्यादा, सांचा जीवाश्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह वाय संरचना को पूरी तरह से प्रदर्शित करने वाले जीवाश्म होते हैं। क्या कहा मैंने? वाय संरचना को पूरी तरह से प्रदर्शित करने वाले जीवाश्म होते हैं। तो आइए, इसमें ठप्पा जीवाश्म हो गया। एट लास्ट में चलता हूं आपको लेकर के, जो है प्रस्तीकृत जीवाश्म, प्रस्तीकृत जीवाश्म, यह है प्रस्तीकृत जीवाश्म। प्रस्तीकृत जीवाश्म क्या होता है? इसको भाई हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रस्तीकृत जीवाश्म है। तो प्रस्तीकृत जीवाश्म को हम कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल, पेट्रीफाइड फॉसिल, प्रस्तीकृत जीवाश्म। अब ये प्रस्तीकृत जीवाश्म क्या होते हैं? जैसे आर्थ्रोपोड, दुनिया का सबसे, संसार का सबसे बड़ा जगत है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड, मोलस्का, संघ मोलस्का, आर्थ्रोपोड या घोंघा हो गया, या आर्थ्रोपोड में स्कॉर्पियन हो गए। इनके दो स्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें एक इंडोस्केलेटन होता है। कुछ जीव में एक्सोस्केलेटन होते हैं, कुछ जीव में इंडोस्केलेटन होते हैं। जिसमें एक्सोस्केलेटन है, एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड स्केलेटन, आउटसाइड, जैसे बॉडी जो कवर हुई है
मोलस्कस में आपने देखा है, ध्यान से देखो, घोंघे को आपने देखा है, घोंघा को आपने लिया है, पाइला को आपने लिया है, पाइला को लेकर के ध्यान से अगर आपने देखा तो पाइला जो होता है बहुत ही सॉफ्ट एनिमल है। क्या है? बहुत ही सॉफ्ट एनिमल है। और वह पाइला उसी के अंदर अपने एक हार्ड कोट के अंदर वो बंद रहता है, छिपा रहता है। जब उसको अवसर मिलता है तो पाइला धीरे 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 उसमें से बाहर आता है, निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो निकल करके अपने भोजन की तलाश करता है। उसी अवस्था में यदि कोई जीव उसे भोजन के लिए देख रहा होता है तो ऑल ऑफ सडन उसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करके उसके सॉफ्ट बॉडी को उसमें से खींच लेता है, सॉफ्ट बॉडी को उसमें से बाहर खींच लेता है। जब सॉफ्ट बॉडी को उसमें से बाहर खींच लेगा तो वो जीव मर जाता, उसको खा ले जाएगा। भाई ये तो वेब थियरी है, जाल सिद्धांत है। फूड वेब, फूड नेट आपने जानते होंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये तो उस थियरी में चला गया। लेकिन आइए इस थियरी में देखा जाए तो जो इस तरह के जीव हैं, समुद्री जीव हैं, तालाबों में, बड़े बड़े तालाबों में रहने वाले, पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस, ड्रीम, स्लो फ्लो, रनिंग वाटर, रिवर, ऐसे में जो पाए जाने वाले जीवाश्म हैं, वे जीव पूरी तरह से अपने ऊपर एक स्केलेटन बनाते हैं, एक सच्चा ढांचा बनाते हैं जो काफी हार्ड होता है। यह जीव जब दबता है किसी मिट्टी के नीचे, रिवॉल्यूशन हुआ है, भौमिक क्रांति हुई है, इन क्रांतियों के नीचे, इन क्रांतियों में जब ये जीव दबता है, दबने के पश्चात इसके अवशेष पूरी तरह से आपको दिखाई देते हैं। जब ये दब जाएगा, दब जाने के बाद ये कभी कभी डिगिंग होती है, डिगिंग यू नो, खुदाई के दौरान इनके अवशेष जो मिलते हैं, इनके टोटल प्रिंट उसके ऊपर आपको मिल जाते हैं कि हो गया है पेट्रीफाइड। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। यह है प्रस्तीकृत जीवाश्म, पेस्ट्रीफाइड। ये नहीं है कि जीव इस प्रकार का है, जीवाश्म आपको इस प्रकार का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीव जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसके चारों तरफ के अवशेष आपको मिल जाएंगे। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एग्जांपल है, आपने आलू को लिया, आलू को लेकर के आप करते क्या है कि उसको लेकर के आप उस आलू को लेकर के उसमें आप डाल देते हो, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हो, मिट्टी आप गीली मिट्टी उसके ऊपर रख देते हो, उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, सूख जाए। फिर बहुत ही पतली धारी से उसको आप काटिए, बहुत ही पतली ब्लेड से उसको आप काटिए चारों तरफ, काट करके मिट्टी के टुकड़े को ऐसे खोल करके बाहर, जब वो सूख जाए खोल करके बाहर निकालिए। अब उसके अंदर एक देखिए ध्यान से, आलू में जितने भी आई होंगे, आईज आंखें होती हैं आलू में, जितने भी आई होंगे या जितने भी आलू में रेशे दिखाई देंगे, टोटल के टोटल उसके ऊपर दिखाई। ये आपको दो तीन दिन की घटना मैं बता रहा हूं, 2-3 दिन बाद ऐसा आप कर सकते हैं। अगर ये सोच आलू रख दिए जाए, 20 साल बाद देखेंगे 50 तो सड़ जाएगी। मैं 2 दिन का एक्सपेरिमेंट आपको बताया, यह एक्सपेरिमेंट है, यह प्रयोग है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन यह एविडेंस है, यह प्रमाण है, यह एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह एविडेंस है, यह प्रमाण है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ऐसा करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपने देखा कि यह जो होते हैं, हमारा चौथा जीवाश्म रहा है प्रस्तीकृत जीवाश्म या पेट्रीफाइड फॉसिल, और हम पेट्रीफाइड फॉसिल से आसानी पूर्वक जीव के प्रत्येक भागों का अध्ययन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको समस्त प्रकार के जीवाश्मों के विषय में बता दिया है कि कितने प्रकार के जीवाश्म हमारे यहाँ आसानी से इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, आसानी से पाए जा रहे हैं। जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से बने, आपने देखा कि मैंने 4 प्रकार के जीवाश्मों को बताया। अब आइए देखते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जीव पृथ्वी पर इतने 1000 सालों का रहा, ये जीव पृथ्वी पर आज के 1000 साल पहले रहा, ये जीव पृथ्वी की आज के 2000 साल पहले रहा, ये 2500 साल पहले रहा, ये 3000 साल पहले रहा, ये 10,000 साल पहले रहा, 20,000 साल पहले रहा, 50,000 साल पहले रहा, 1 लाख वर्ष पहले रहा। हमने कहते हैं ना
ये जीव पृथ्वी पर आज के 1 लाख वर्ष पूर्व पाए गए, ये जीव पृथ्वी पर आज के 50,000 साल पूर्व पाए गए, ये जीव पृथ्वी पर आज के 80,000 साल पहले पाए गए, ये 10,000 साल पहले पाए गए। हम इसका आकलन कैसे कर लेते हैं? हम इन बिंदुओं का आकलन कैसे करते हैं कि जो जीव इस पृथ्वी पर आज नहीं है, भविष्य जो आज नहीं है वो कभी था। आज नहीं है परंतु वो जीव कभी था। जो जीव कभी था पास्ट में, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में कभी था, तो उसका अवशेष हम कैसे जानते? उस समय के जीव इतने विशालकाय, डायनासोरस इतने विशालकाय होते थे कि 3 तल्ले के ऊपर रखी गई बिल्डिंग के ऊपर अगर फल की टोकरी रखी जाए तो डायनासोर जमीन पर खड़े होकर के वो फल की टोकरी से आसानी से फल को उठा लेते थे, अर्थात उनके गर्दन की लंबाई इतनी ज्यादा होती थी। एक डायनासोरस का वजन 100 टन था। जब डायनासोरस पृथ्वी पर चलते थे तो पृथ्वी, जब वो सैकड़ों की संख्या में पृथ्वी पर दौड़ लगाते थे, एक साथ अगर उनके पैर पड़ जाते थे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 3 डिग्री घूम जाया करती थी, इतना उनका वेग था। और जमीन पर कान लगा करके सुनने से, जमीन पर कान लगा कर, उस समय तो ऐसी स्थिति में उस समय ध्यान, तो कान लगाकर सुनने से उस डायनासोर की आवाज लगभग 3 किलोमीटर दूर अगर डायनासोर है तो उसके पैरों की आवाज आप तक सुनाई देती है, उसके पैरों की धमक आप तक सुनाई देती है। हम इस बात का पता कैसे लगा लेते हैं कि यह जीव इतने 1000 साल पहले का रहा? हमारे पास कई विधियां हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अलीमुद्दीन शेख, मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कैसे हम इसका पता लगाते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास पहला पॉइंट होता है कार्बन डेटिंग। क्या होता है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? आप जानते हो हमारे पास कार्बन के 3 डेरिवेट होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 612, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। कार्बन 614 यह है, अगर इस प्रकार के जीवाश्म का, इस प्रकार की डेटिंग का अध्ययन करते हैं तो है 5568, 5568 ईयर्स। इसका हाफ टाइम ऑफ पीरियड होता है 5568। ध्यान रहे कि केमिस्ट्री की बुक में लिखा है 5580 वर्ष, लेकिन मैं बता रहा हूं 5568 वर्ष अप्रॉक्सीमेट। तो आप कहीं कंपेयर न कर बैठे, मैं बायो के माध्यम से बता रहा हूं। डेटिंग है कार्बन का 1 ग्राम अणु, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम अणु 5568 साल में अपने का आधा हो जाता है, अपने का आधा हो जाता है। तो कहेंगे कितने साल में खत्म हो जाएगा? तो इसमें 2 का गुणा कभी मत करिएगा, क्योंकि अपने का आधा हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अपने का भी इसका आधा जो बचेगा उसका भी आधा होने में 5568 वर्ष लगेंगे, फिर उसका भी जो आधा बचेगा उसका भी आधा होने में 5568 वर्ष लगेंगे, फिर उसका भी आधा। इस तरह से यह अनंत काल तक चलता रहता है। तो जो जीव मिलता है उस जीव में कार्बन है, क्योंकि बिना कार्बन के किसी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया है इसके पहले के लेक्चर में, इवोल्यूशन जो मैं लेक्चर दे रहा था, मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि इवोल्यूशन की थियरी में जब मैं बायोमॉलिक्यूल के विषय में बताया था, तो बायोमॉलिक्यूलों के विषय मैंने आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से किसी जीव की रचना हो जाती है, जिनके कॉम्बिनेशन से किसी जीव की रचना हो जाती है। ऐसे एनिमल को हमने कहा कि ये ऐसे मॉलिक्यूलों को हमने कहा कि बायोमॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्या कहा मैंने? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आजकल देख रहे हैं तमाम लोग विशेष प्रकार के कमेंट दे रहे हैं। कमेंट हमारे ऊपर नहीं, YouTube पर कमेंट दे रहे हैं कि इस जीव के काटने से क्या होता है, ऐसे ऐसे काट। तो फिर है ठीक है, मैं भी अपना एक टॉपिक आपको दूंगा कि इस समय बरसात का सीजन है, पॉइजनस एनिमल काफी ज्यादा बाहर आ रहे हैं, हमारी बॉडी पर उनका अटैक कैसे होता है और हमारी बॉडी उनसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, या उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। मैं भी अपना एक टॉपिक इस पर लेक्चर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इस टॉपिक को ध्यान में देख लीजिएगा कि जो कार्बन डेटिंग में बता रहा हूं ये क्या है। मैंने सुना, मैंने देखा है ऐसे कमेंट दे रहे हैं जो काफी जो है
गलत कमेंट है उनके, वो कहीं से प्रूव्ड नहीं है। मैं आपको प्रूव्ड कमेंट दूंगा कि जो करेक्ट कमेंट है वह क्या है, जो लिखा हुआ है, जो देखा गया है, जो प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है, उस कमेंट को मैं दूंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से यह होता है। जब आप टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, विष विज्ञान, इस पॉइजन का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, आइए देखते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। मैंने कहा कि जो जीव आज के सैकड़ों हजारों साल पहले मर गया, उस जीव के हम जो कुछ अंश को लेते हैं और देखते हैं उसमें कार्बन का कितना अवशेष शेष है। अगर कार्बन का 1 मोल पूरा मिल गया तो इसका मतलब है जीव भी आधुनिक में है। 1 मोल नहीं मिला, टी हाफ मिल गया, आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया, टी हाफ। ये हो गया, इसको बोलते हैं T/2, ये हो गया T/4, ये हो गया T/8। इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। ये आधे का आधा हो गया और इसका आधा ये हो गया। अगर आधा होने में आपने देखा कि 5568 साल लग रहे हैं, तो इसका T/4 होने में इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 6, 12, 13 और ये हो जाएगा 1136। फिर इसका डबल कर, ऐसे आप डबल करते चले जाइएगा। तो इस तरह से जो हमको जीव पृथ्वी पर मिला है, उस जीव के का हम अर्धायु देखते हैं कि इसमें जो कार्बन का मॉलिक्यूल है कितने मात्रा में कौन सा पाया। T1 टी हाफ पाया जा रहा है, T/2 पाया जा रहा है, T/4 पाया जा रहा है, T/3 पाया जा रहा है, T/5 पाया जा रहा है। कौन सा T पाया जा रहा है? जितना पाया जाएगा, जैसे टी हाफ पाया गया, टू टी हाफ पाया गया, 3 टी हाफ पाया गया, 4 टी हाफ पाया गया। अगर 3 टी हाफ पाया जा रहा है, 4 टी हाफ पाया जा रहा है, 4 टी हाफ पाया जा रहा है, 5 टी हाफ पाया जा रहा है, हम करते क्या है? हम करते क्या है कि ये जो है 2 टी हाफ पाया गया, हम करते क्या है? 5568 जो वर्ष है, इसका हम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं। 3 टी हाफ में 3 का गुणा कर देते हैं, 4 टी हाफ में 4 का गुणा करते हैं, 5 टी हाफ में 5 का गुणा करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और जब हम ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, इसको लेकर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं और गुणा करते चले जा रहे हैं। हम ये देख लेते हैं कि अगर इस जीव में 3 टी हाफ पाया गया, 3 टाइम पाया गया, 3 टाइम पाया गया, तो 2 टाइम के लिए इतना हो गया, जितना आएगा उसमें फिर एक बार मल्टीप्लाई करिए आप, तो आपको जो मिलेगा वो 3 टी हाफ का मिल जाएगा। 4 टी हाफ मिल गया तो 2 पावर 4 कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, 2 पावर 4 कितना हो गया? जैसे टी हाफ है ना, टी हाफ का पावर 4 करना है, माने 2 का गुणे 4 करना है आपको, 2 चौके 8 हो गया है ना। 2 का पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आया? 16। कितने टाइम हो गया? 16 टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया? 16 टाइम हो गया। अब जो यहाँ पर 5568 निकला, मल्टीप्लाई टू 16 कर देंगे हम। अब मल्टीप्लाई टू 16 करेंगे तो मल्टीप्लाई 16 करने के बाद यहाँ जो भी आंसर आएगा वह इस जीव की अर्धायु हो जाएगी, वह इस जीव की आयु हो जाएगी। तो अर्धायु से आयु का आकलन हमने आसानी पूर्वक कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हम कार्बन डेटिंग के बेस से हम आसानी पूर्वक जीवों का आकलन कर लेते हैं। हमारे पास ऐसी युक्ति है, ऐसे मेथड है, ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम किसी भी जीव का निर्धारण कर सकते हैं। यह जीव आज के कितने हजार साल पहले इस पृथ्वी पर उपस्थित रहा है और यह जीव कब विलुप्त हुआ है और किस अवस्था में रहा है, उस समय की भौतिक दशा क्या रही, उस समय के टेम्परेचर क्या रहे, प्रेशर क्या रहे, कंडीशन क्या रही, इन सारे विषयों का अध्ययन आसानी पूर्वक हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। अगला आता है यूरेनियम लेड विधि। अगला हमारा मेथड होता है यूरेनियम लेड विधि। आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं यूरेनियम लेड विधि क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद मैं अपना टॉपिक समाप्त करूंगा आज। यूरेनियम लेड विधि। यूरेनियम लेड, यूरेनियम यू है और लेड है Pb। यूरेनियम लेड विधि क्या होती है? यूरेनियम लेड विधि होती है कि
यूरेनियम लेड में जो होती है पीबी अपॉन यू, क्या होता है पीबी माने लेड अपॉन यू, माने लेड का टाइम ऑफ पीरियड अपॉन यूरेनियम का टाइम ऑफ पीरियड, मल्टीप्लाई 76 इंटू 10⁸ ईयर्स। आया समझ में? लेड की आधार निकाल लेंगे और यूरेनियम की, इसमें दोनों को निकाल करके भाग देंगे 76 इंटू 10⁸ ईयर्स। इस आधार पर यह फार्मूला है, याद रखिएगा, ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी पूर्वक इसको हम कहते हैं कि इसमें 1 ग्राम यूरेनियम अगर विघटित होता है, 1 ग्राम यूरेनियम अगर विघटित होता है तो 1/76 इंटू 10⁸, 1 ग्राम यूरेनियम अगर डिकम्पोज होता है, 1 ग्राम यूरेनियम अगर डिकम्पोज होता है तो 1 इंटू 76 1 इंटू 76 इंटू 10⁸, 1 इंटू 76 इंटू 10⁸, 1 गुणे 76 गुणे 10 घाते 8 वर्ष 1 ग्राम यूरेनियम के विघटित होने में इतना लगता है। ठीक है, तो 1 ग्राम लेड 82 लेड जो है वो 206 एटॉमिक मास इसका 206 होता है और इस तरह से 206 है, तो यहां पर एटॉमिक मास 206 हो गया, इसका हाफ टाइम ऑफ पीरियड इतना हो गया 1 इंटू 76 इंटू 10⁸ ईयर्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यह देखेंगे कि इस जीव में लेड कितना पाया जा रहा है, यूरेनियम कितना पाया जा रहा है। यूरेनियम नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेड मिलेगा। अगर लेड मिल रहा है तो लेड का यहां मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे 200 से 8, क्या लिखेंगे 208 मॉलिक्यूलर वेट। यहां हाफ टाइम ऑफ पीरियड आपको नहीं लिखना, यहां हाफ टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है 1 इंटू 76 इंटू 10⁸ ईयर्स। आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि यह जो है क्या किसका टी हाफ निकला, या टी हाफ निकला है, या टी हाफ निकला है, या टी हाफ निकला है उस जीव का जिस जीव में लेड या यूरेनियम पाया जा रहा है। तो लेड या यूरेनियम पाए जाने वाले जीवों का जीवाश्मीकरण हम इस तरह से करते हैं। एट लास्ट पोटेशियम आर्गन मेथड होता है, पोटेशियम के और आर्गन AR मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड होता है, जिस मेथड से जो है संसार का सबसे बहुचर्चित जीवाश्म क्या ऑर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जो संसार का सबसे चर्चित जीवाश्म है। क्यों? क्योंकि इस जीवाश्म में बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के लिंक्स मिलते हैं, दोनों के कनेक्टिंग लिंक्स मिलते हैं। इनके वीक्स में, इनके चोंच में दांत होते हैं, इनके ब्लड जो है, चूंकि ये मैमल से भी कॉम्बिनेट करते हैं, बर्ड से भी कॉम्बिनेट करते हैं, और रेप्टाइल के कुछ सिम्टम इसमें पाए, क्योंकि इनमें नाखूनों में पाए जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में देखा, एनिमल्स में देखा, इसमें नाखून होते हैं और नाखून बड़े बड़े होते हैं। तो इस बर्ड्स में देखा गया, जो है आर्कियोप्टेरिक्स में देखा गया, इनमें नेल्स पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आ गया, वार्म ब्लडेड होते हैं, और विंग्स पाए गए, पंख पाए गए जो एप्स में आते हैं, बर्ड्स में आते हैं। तो ऐसे जो जिसमें बर्ड के भी सिम्टम पाए गए, एनिमल्स के भी सिम्टम पाए गए, और कुछ सिम्टम इसमें रेप्टाइल्स के भी मिलते हैं। तो वीक में तीत का होना, चोंच में दांत का, चोंच पतला है, रेप्टाइल का मुंह पतला होता है, चोंच पतला है, दांत बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे सर्प के दांतों जैसे होते हैं। तो इस तरह से बहुत ही पतले दांत जो पाए जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति का अध्ययन, ऐसे जीवों का अध्ययन, और क्या टेरिक्स जीवों का अध्ययन, ऐसे जीवों का अध्ययन जो हम करते हैं वो पोटेशियम आर्गन जो है डेटिंग द्वारा करते हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा हम इनका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मैंने आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म को लेकर के, इस पर मेरी थीसिस जो होगी मैं अपने YouTube चैनल पर डालता जा रहा हूं, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। तो मैं फिर एक बार कह दे रहा हूं आपको कि यह मेरा टॉपिक पूरा आज का समाप्त हुआ है। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अलीमुद्दीन शेख, मेरा चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपना प्रतिदिन का एक लेक्चर दिया करूंगा। तो अब तक यह हमारा लेक्चर रहा है, आगे का लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
आप देखिएगा कि रेप्टाइल में किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ और डेंजरस रेप्टाइल आज के युग में कौन कौन से हैं, खतरनाक जीव आज के संसार जो है आधुनिक संसार में कौन कौन से जीव हैं, कौन से स्नेक हैं, कितने टाइप्स ऑफ स्नेक होते हैं, ये सब क्या क्या कैटेगरीज हैं, इन सब के विषय में आपको अध्ययन कराऊंगा, बताऊंगा। लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।